Hi everyone, welcome back to part 4 of this video series. इस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में हमने पढ़ा था अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल फंक्शन एंड द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर एंड डिटेल फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है और इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था बाय द टू साइंटिस्ट फ्लेमिंग एंड अल्टमन। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक ऐसा ऑर्गेनेले है जो कि सेल के लिए कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक किया जाता है और इस ब्रेकेज के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी मिल ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है और कंटिन्यूअसली सेल के लिए एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को मोस्ट बिजिएस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेले ऑफ द सेल भी कहा जाता है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेले होता है क्लोरोप्लास्ट और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट ऑर्गेनेले होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेले इन एनिमल सेल तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेले। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेले की कैटेगरी में दो ऑर्गेनेले आते हैं, फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट आर क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेले इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना खुद का रेप्लिकेशन परफॉर्म कर सकता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन तीनों मॉलिक्यूल्स को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया में ये सेमी ऑटोनोमस की कैटेगरी आ जाती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डिवीजन, खुद का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि अगर हम पर सेल की बात करें कि एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का कितना नंबर होता है, दैट इज अबाउट 1000 to 1600। बट ये नंबर वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि अगर ज़्यादा एक्टिव सेल होगा, ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला सेल होगा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे एनिमल सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्लांट सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होता है। हायर एनिमल्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ फाउंड हुए हैं, दे आर फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड, मतलब बर्ड्स की वो मसल जो कि बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वैसे तो 70S टाइप का राइबोसोम होता है, बट मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S टाइप का राइबोसोम होता है और 55S राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं दैट आर ऑफ 35S एंड 25S टाइप्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन की लेयरिंग होती है।
सबसे आउटर साइड पे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन की इनसाइड प्रेजेंट होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एक गैप है या एक स्पेस है जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के और इनर साइड पे प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होती, इसमें इनवेजिनेट होती है और ये फोल्ड होके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की तरफ होते हैं और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है क्रिस्टी। ये वर्ड गाइस कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इनको क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज करता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के ही मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, 70S टाइप के राइबोसोम्स और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे हेल्प करती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के साथ साथ, मतलब ATP प्रोडक्शन के साथ साथ एरोबिक रेस्पिरेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम इन चारों स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं कि इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका एक इंडिविजुअल फंक्शन ये क्या परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। तो आउटर मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया, ये रिलेटिवली स्मूथ होती है और ये बनी होती है कुछ स्पेसिफिक टाइप के फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से, जैसे कि फॉस्फेटाइडल कोलिन और लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा इनमें कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट आउटर मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम होता है। आउटर मेम्ब्रेन का अगर हम फंक्शन देखें तो इसके स्पेसिफिक काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा आउटर साइड पे इसमें पोरीन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इन पोरीन प्रोटीन्स का काम होता है फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आना है वो आउटर मेम्ब्रेन से पोरीन प्रोटीन के थ्रू इजीली पास होके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटर मेम्ब्रेन और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है और इसकी थिकनेस होती है अबाउट 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इस स्पेस का काम होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट्स और पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन में काम आते हैं, और ये एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है जब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, TCA या क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है, तो उसके लिए पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ट्रांसफर करना होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं जिनको बोला जाता है क्रिस्टी, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन बनी होती है कुछ स्पेसिफिक टाइप के फॉस्फोलिपिड से, जैसे कि डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल और कार्डियोलिपिन्स, और इन्हीं फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली इम्पर्मिएबल होती है, मतलब ये कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने पास होने देगी जिसको माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ज़रूरत होगी। ये सारे मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने नहीं देती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है सेल के लिए कंटिन्यूस एनर्जी का प्रोडक्शन करना, और कंटिन्यूस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी को स्टोर करता है ATP मॉलिक्यूल्स के
फॉर्म में। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसके लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है साइटोक्रोम्स, और ये साइटोक्रोम्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, और अरेंज होने के बाद ये एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिनको बोला जाता है ETS, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के लिए, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से फर्दर ATP प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस के लिए कुछ और मॉलिक्यूल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि पिन हेडेड पार्टिकल्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को, इन पार्टिकल्स को बोला जाता है ऑक्सीजोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर F1 F0 पार्टिकल। इन ऑक्सीजोम्स की अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज F1 जिसको बोला जाता है हेड ऑफ ऑक्सीजोम्स, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा, मतलब इसकी जो पेरीफेरी होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की तरफ होती है। और इसी हेड रीजन में, F1 रीजन में, ATP को सिंथेसाइज करने वाला स्पेसिफिक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, दैट आर ATPase और ATP सिंथेज एंजाइम। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है दैट आर F0 जिनको बेस और स्टॉक भी बोला जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ऑक्सीजोम्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये दोनों टुगेदर परफॉर्म करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, और इसी प्रोसेस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूसली एनर्जी का प्रोडक्शन करता है ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, विच इज अबाउट ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन और इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई है विच इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया का जो इवोल्यूशन हुआ था यूकैरियोट्स में, वो हुआ था एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन से, जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू था, विच इज फ्रॉम पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और रिकेट्सिया। इन शॉर्ट, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के थ्रू हुआ है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ फीचर्स होते हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से ही हुआ है। वो कुछ एविडेंसेस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है जैसे कि बैक्टीरिया में होती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का DNA होता है जो कि उसको सेल्फ रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया की तरह ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन प्रोसेस बैक्टीरिया में भी होता है जो कि बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और प्रूफ उन्होंने दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको हम वैसे ही इनहिबिट कर सकते हैं जैसे बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया जाता है बाय यूजिंग वेरियस एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। तो गाइस, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया के इवोल्यूशन के बारे में, जो कि ये प्रूफ करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से हुआ, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फीचर्स प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के सिमिलर होते हैं। तो गाइस, ये था अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर एंड डिटेल फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर एंड डिटेल फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियोस को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे सेफ, बाय।